हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आईएएस। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 5 जुलाई का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें टोटल 4 आर्टिकल मैंने लिए हैं, जिसमें पहला आर्टिकल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की ट्रिनिडैड एंड टोबैगो में जो विजिट हुई है, ये उसके ऊपर आर्टिकल है। सेकेंड आर्टिकल जर्मनी में किस तरीके से एजिंग पॉपुलेशन की वजह से स्किल्ड माइग्रेंट्स की डिमांड बढ़ी है। थर्ड आर्टिकल इंडियन सिटीज़ के ऊपर बात करता है। एंड फोर्थ आर्टिकल दिल्ली में जो ओल्ड व्हीकल्स के ऊपर कंप्लीट बैन लग गया है, ये उसके ऊपर है। हर पेपर से कनेक्टेड जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस आए हुए हैं वो यहाँ मैंने स्पेसिफिक लिख दिए हैं। जिस तरह से आप देखेंगे, अगर इस आर्टिकल से कनेक्टेड GS2 2019 में 20th नंबर क्वेश्चन इससे कनेक्टेड था, इंडियन डायस्पोरा के ऊपर। फिर यहाँ पे देखेंगे GS पेपर 2 2016 क्वेश्चन नंबर 4, ये कहीं ना कहीं इस सिटीज़ के ऊपर कनेक्टेड क्वेश्चन है। फिर 2015 में GS पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 7, ये कहीं ना कहीं ये ग्लीन इन्वायरमेंट के ऊपर क्वेश्चन आया था। तो आप इस आर्टिकल के पॉइंट्स को यूज़ कर सकते हैं। जब मैं कह रहा हूँ ये क्वेश्चंस आए हैं, तो इट डजेंट मीन कि इस आर्टिकल से ही क्वेश्चन उठे हैं। इसका मतलब ये है कि इस आर्टिकल में कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपके सिलेबस से कनेक्ट होते हैं, और उन की पॉइंट्स को आप यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर्स में। अभी जब आपको मैं आर्टिकल समझाऊंगा तो उससे आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी कि कैसे आर्टिकल में से आपको क्वेश्चन निकालना है, कैसे आर्टिकल में से आपको आंसर्स के की पॉइंट्स निकालने हैं। क्योंकि ऑलवेज रिमेंबर, अगर आप इतना न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो उसका अटमोस्ट मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये है कि आप उन आर्टिकल्स में से आप अपने लिए की पॉइंट्स निकाल सको, ठीक है, अपने आंसर्स के लिए। अगर आप नहीं निकाल पा रहे हो तो आप डेली 10-15 कितने भी आर्टिकल कहीं से पढ़ लो, महीने भर में आप 300-350 आर्टिकल नहीं रिटेन कर सकते। आपको अगर उन 300-350 आर्टिकल का रेफरेंस नहीं पता है कि जीएस के मेन सिलेबस में क्या रिलेवेंस है, इट इज़ एब्सोल्यूट वेस्ट। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको कभी भी आर्टिकल पढ़िए तो कोशिश करिए आप सब कि उसको मेंस के सिलेबस से कनेक्ट करके पढ़िए। क्योंकि आप न्यूज़पेपर जर्नलिस्ट बनने के लिए, एडिटर बनने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। आपका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि आप उसके की पॉइंट्स को यूज़ कर सके अपने मेंस में। और प्रीलिम्स में कभी भी आपका न्यूज़पेपर से क्वेश्चन नहीं उठेगा, हमेशा वहाँ से जो करंट न्यूज़ रहेगा उससे कनेक्टेड स्टैटिक क्वेश्चन उठेगा। ठीक है, तो आपका फोकस ये होना चाहिए आंसर राइटिंग कितने अच्छे से आप कर सकते हो। साथ ही साथ प्रीलिम्स के की फैक्ट्स जो होंगे वो मैं आपको बताता चलूँगा। ठीक है, चलिए, हर आर्टिकल के बाद आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रीलिम्स के भी प्रोवाइड किए हैं मैंने, प्रैक्टिस क्वेश्चन मेंस के भी प्रोवाइड किए हैं। उसके मॉडल आंसर्स आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। बात करते हैं पहले आर्टिकल की। पहले आर्टिकल में नरेंद्र मोदी ने जो भारतीय लोग, आई एम नॉट सेइंग भारत के रहने वाले लोग, बट जिनकी लेगेसी या फिर जिनकी बोलते हैं ना बहुत बैकग्राउंड कहीं ना कहीं इंडिया से कनेक्टेड था, मतलब आज से 3-4 जनरेशन 5 जनरेशन पहले उनके माँ बाप इंडिया के रेसिडेंट थे या इंडिया का हिस्सा थे, लेकिन वो जब बाहर चले गए तो उनके जो बच्चे हुए हैं तो वो कहीं ना कहीं उनमें अभी भी इंडियन कल्चर और हेरिटेज रिसाइड करता है। इसी को हम लोग इंडियन डायस्पोरा कहते हैं, भारत से कनेक्टेड लोग जो बाहर रह रहे हैं। तो जो ट्रिनिडैड टोबैगो में नरेंद्र मोदी की विजिट हुई, वहाँ पे कहीं ना कहीं एक फ्रेश फोकस मिला कि किस तरीके से हम हिस्टोरिकल बॉन्ड्स को और कल्चरल बॉन्ड्स को और अच्छे से बना सकते हैं इंडिया और कैरिबियन नेशन में। अब देखते हैं की डेवलपमेंट्स क्या हुए हैं इस विजिट का। पहली बात तो नरेंद्र मोदी ने इस बात को बहुत अच्छे से एम्फसाइज किया है कि जो 35 मिलियन इंडियन डायस्पोरा ग्लोबली रह रहा है, वो एक बहुत ही वाइटल स्ट्रेंथ है इंडिया के लिए। और ये चीज़ आप आंसर में भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सोच के देखिए 35 मिलियन इंडियन डायस्पोरा में इज़ नॉट जस्ट वन थिंग, इसमें भारत के लोग भी जो बाहर रह रहे हैं, बस कहीं ना कहीं कनेक्शन होना चाहिए उनका इंडिया से। ठीक है, तो यहाँ का आप थोड़े से जो की पॉइंट्स है वो समझने की कोशिश करते हैं। ये जो कैरिबियन नेशन है ट्रिनिडैड एंड टोबैगो, यहाँ पे एक कम्युनिटी है, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं गिरमितिया कम्युनिटी। इसकी 6th जनरेशन अभी यहाँ पे रह रही है। समझते हैं गिरमितिया मतलब क्या होता है? गिरमितिया में जो गिरमित वर्ड है, इसका मतलब होता है टेम्परेरी, ठीक है, फॉर अ टाइम बीइंग के लिए। एक आपको एक तरीके से आप ऐसे समझिए कि कोई डील कर लेना। जब लेबर्स को बाहर ले जाया था, जब कॉलोनियल टाइम चल रहा था अर्ली 19 सेंचुरी में, 20 सेंचुरी में, तो वहाँ पे जो बिहार, वेस्ट बंगाल एंड वेस्टर्न यूपी का रीजन था, वहाँ से लेबर्स को उठाया जाता था
और उनको एक बॉन्ड में वो करके कि भैया चलो तुम्हें हम लेबरिंग बाहर कंट्रीज में ज़रूरत है, अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है, वहाँ पे लेकर चलेंगे। तो ये कहीं ना कहीं इनको गिरमितिया कहा गया, गिरमित थे ये, ठीक है। अब जब ये बाहर गए तो वहाँ पे लिविंग कंडीशन बहुत बेकार थी, वहाँ पे अब लौटने का कोई ज़रिया नहीं था, इस वजह से वहीं पे बस गए। तो उन्हीं की जनरेशन, जिसलिए कहा ना 6 जनरेशन उनकी अभी रिसाइड कर रही है। इनका कहीं ना कहीं बहुत इंडिया से कनेक्शन अभी भी कल्चरल लेवल पे, हिस्टोरिकल बॉन्ड अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो इंडिया उसी चीज़ पे फोकस कर रहा है कि कॉम्प्रहेंसिव डेटाबेस बनाया जा सके इस गिरमितिया कम्युनिटी का, जिससे हम प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कर सकें इनके इतिहास का, प्लस ये किस गांव से गए थे, ठीक है। ये जो 6 जनरेशन इंडियन ओरिजिन सिटीजन्स रह रहे हैं ट्रिनिडाड में। तो कभी भी आपके दिमाग में इंडियन डायस्पोरा है तो हमेशा याद रखिए इंडियन डायस्पोरा का मतलब कि जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, ये उनकी बात हो रही है। तो इसमें एक और चीज़ जो रिकमेंड की गई है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, वो ये कि इन जो लोग हैं, जो गिरमितिया कम्युनिटी के लोग हैं, इनको ओसीआई देने की बात की गई है, ठीक है। इनको कहा गया अब ये एलिजिबल हैं ये सारे लोग इस कम्युनिटी के, कि इनको ओसीआई क्या, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड। अब इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। ये कार्ड एक ऐसा कार्ड है, अगर किसी के पास भी ओसीआई कार्ड, लेट्स से मेरे पास ओसीआई कार्ड है, ठीक है, इसका मतलब मैं इंडिया का सिटीजन नहीं हूँ लेकिन मेरे पास ओसीआई कार्ड है। तो ओसीआई कार्ड का मतलब ये मैं कभी भी इंडिया में आ सकता हूँ, लाइफ लॉन्ग वीज़ा मुझे मिलेगा, ठीक है। बस इसमें कुछ एक्सेप्शंस आपको ध्यान रखना, मेरे पास सारे राइट्स होंगे जैसे आपके पास है। एक्सेप्शन क्या है, मैं कोई भी पब्लिक ऑफिस नहीं होल्ड कर सकता हूँ, कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं होल्ड कर सकता हूँ, लैंड का एक्विजिशन नहीं कर सकता हूँ, मैं पढ़ाई लिखाई जो कुछ भी करना है बाकी मैं आके करूँ। तो एक्सेप्शन आपको ध्यान रखना है। वोट नहीं कर सकता हूँ, एकदम बेसिक फीचर्स जो होते हैं इंडिया में फंडामेंटली सिर्फ सिटीजन्स को मिलते हैं, वो छोड़ करके मुझे सारे राइट्स मिलेंगे, हर वो फैसिलिटीज़ मिलेगी जो एक आम नागरिक को मिलती है। तो वही इन गिरमितिया कम्युनिटी के लोगों को, जो इंडियन ओरिजिन के सिटीजन्स इन ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में रह रहे हैं, उनको ओसीआई देने की बात की गई है, ठीक है। ये एक बहुत ही बड़ा मूव है। साथ ही साथ इसमें इन दोनों कंट्रीज़ में यूपीआई को अडॉप्ट करने की बात हाईलाइट की गई है। और अगर यहाँ पे यूपीआई को एक फर्दर प्रमोशन एनकरेजमेंट मिलता है तो ये फर्स्ट कैरिबियाई नेशन होंगे जो कि यूपीआई को अडॉप्ट करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कल्चरल हिस्टोरिकल हेरिटेज। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, गिरमितिया इंडियन इंडेंचर्ड लेबर थे जो ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम में बाहर ले गए थे, बाहर जो ब्रिटिशर्स थे वो इनको ले गए थे, किसके लिए, जो बागान होते थे प्लांटेशन में काम करने के लिए, कहाँ, मॉरिशस, फिजी, अफ्रीका में, ठीक है। उनकी कल्चरल कंटिन्यूटी अभी भी एग्जिस्ट करती है बिहार, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, जहाँ से गिरमितिया ओरिजिनेट हुए थे। अब देखते हैं ये सारा प्रोसेस जो हो रहा है करेंटली इंडिया का, उसमें चैलेंजेस क्या है। पहला चैलेंज तो ये है, जब ये गिरमितिया कम्युनिटी गई थी तो आज से करीबन 100-150 साल हो चुके हैं, ठीक है, 200 साल होने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो कल्चरल लिंक है उससे थोड़ी बहुत, एकदम ये नहीं कह सकते कि अगर ये एक्स लिंक है तो एग्जैक्टली एक्स लेवल पे ही अभी भी ये लोग कल्चरल बॉन्ड शेयर कर रहे होंगे। 5 से 6 जनरेशन बीत गई, तो कहीं ना कहीं ये भी एक चैलेंज है कि हम दोबारा से उनको वो इंडिया वाला फील नहीं दे सकते हैं। वो हैं उसी कंट्री के सिटीजन्स देखे जाएं, लेकिन हाँ, जस्ट बिकॉज वो एक रिलीजियस बॉन्ड, एक हेरिटेज, कल्चरल हेरिटेज शेयर कर रहे हैं, जिस वजह से इंक्लाइनेशन रहता है। अभी भी प्रॉपर फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन नहीं है कि कैसे हम ये प्रूफ करेंगे कि ये जो लोग हैं, जो करंट में कोई इंसान बोले भैया मैं गिरमितिया कम्युनिटी को, तो कैसे आप उस चीज़ को प्रूफ करोगे, क्योंकि पहले के समय कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता था, ब्रिटिशर्स इसी से दूर रहते थे। तो कहीं ना कहीं ये हैम्पर कर सकता है एक डीपर एंगेजमेंट। मैं चैलेंजेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर देखा जाए तो अभी भी जो एक फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भारत के लोग बाहर रह रहे हैं, वो अभी भी डेवलपिंग स्टेज में है कुछ रीजन्स में। अभी भी ऐसा नहीं है, वही सेम क्वेश्चन आ गया, हमारे पास एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई करने के लिए नहीं है। तो अगर इस चीज़ को इग्नोर कर देंगे तो कहीं ना कहीं ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी एक इन्वर्स इम्पैक्ट ला सकता है। तो अगेन ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्यों बताई, ताकि आपके दिमाग में दोनों साइड रहनी चाहिए। पॉजिटिव तो सुना आपने, लेकिन चैलेंजेस सब दिमाग में रहेंगे तो आप एक क्रिटिकली एग्जामिन कर सकते हो। अगर कभी आर्टिकल में पूछा गया है क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, सोल्यूशन इनिशिएटिव क्या है, अगेन एक डिजिटल डेटाबेस गिरमितिया ओरिजिन का और माइग्रेशन स्टोरीज प्रॉपर बनाई जाए, उससे कहीं ना कहीं एक हम कह सकते हैं सिस्टमैटिक फॉर्म में हमारे पास डेटा होगा। जो कल्चरल प्रोग्राम है, स्कॉलरशिप है, उनको कहीं ना कहीं टारगेटेड बनाना होगा। किसको, जो यूथ है वहाँ पे, जो इंडियन डायस्पोरा के जो यूथ रह रहे हैं, उनके ऊपर हमें टारगेटेड सर्विस को या टारगेटेड
हमें एक तरीके से कल्चरल प्रोग्राम लॉन्च करने होंगे जिससे उन लोगों को एक रियलाइजेशन करवाई जा सके कि भाई साहब आप कहीं ना कहीं हमसे कनेक्टेड हैं। ठीक है, जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है यूपीआई जैसा, उसको और ज़्यादा एनहेंस करना होगा जिससे इकोनॉमिक टाइज और अच्छे से बन सकें। ये सोल्यूशन है। अब इसका वे फॉरवर्ड क्या है, मतलब आगे के लिए क्या हो सकता है? अगेन, हमें जितने भी ये डायस्पोरा पॉलिसी है ये इमोशनल, कल्चरल और डिजिटल कनेक्टिविटी पे हमारी फोकस होनी चाहिए कि और गहरी हो ये सारी चीज़ें। ठीक है, जितने भी ये इंडियंस डायस्पोरा में कॉन्फ्रेंसेज होते हैं, कल्चरल एक्सचेंजेस होते हैं, उसको हमें और अच्छे से करना होगा और इन्वेस्टमेंट को और फर्दर प्रमोट करना होगा, एनकरेज करना होगा, जिससे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स और इनोवेशन कॉरिडोर्स बनाए जा सकें और ये जो इंडियन डायस्पोरा के लोग बाहर रह रहे हैं उनको एक एनकरेजमेंट मिल सके कि हमें भी आके इंडिया में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन किसी ना किसी फॉर्म में करना होगा, जस्ट बिकॉज दे आर शेयरिंग अ कल्चरल बॉन्ड। ठीक है, तो अगेन हमेशा ध्यान रखिए, सोल्यूशन जब मैं बात कर रहा हूँ, सोल्यूशन ये तुरंत प्रॉब्लम्स का है। वे फॉरवर्ड हमेशा फ्यूचरिस्टिक होता है। ऑलवेज रिमेंबर व्हेन आई एम सेइंग वे फॉरवर्ड, तो वे फॉरवर्ड मतलब कल के लिए क्या हम सोल्यूशन कर सकते हैं, और जब व्हेन आई एम सेइंग सोल्यूशन मतलब ये अभी के लिए हमें क्या करना होगा तुरंत में। ठीक है, तो हमेशा ऑप्टिमिस्टिक, जब भी आप वे फॉरवर्ड लिखिए उसको ऑप्टिमिस्टिक रखिए। ठीक है, अब देखते हैं कि इससे एक प्रैक्टिस क्वेश्चन जो एग्जैक्टली प्रीलिम्स के फ्रेमवर्क पे बनाया है। विद द रेफरेंस टू ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दे आर एंटाइटल्ड टू ड्यूअल सिटीजनशिप, दे कैन वोट इन इंडियन इलेक्शन, 6th जनरेशन इंडियन ओरिजिन सिटीजन्स ऑफ ट्रिनिडाड एंड टोबैगो आर नाउ एलिजिबल फॉर ओसीआई कार्ड्स। ठीक है, आप एक बार अपना खुद से दिमाग लगाइए, सोच के देखिए कि क्या जो मैंने आपको समझाया उससे कैसे आप कनेक्ट कर सकते हो। दे कैन वोट इन इंडियन इलेक्शन, बस इतना सुनते ही आपके दिमाग में आ जाएगा क्या ये वोट कर सकते हैं? आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड नो। तो अगर आप अगेन, ये तो आपने एलिमिनेशन यूज़ कर लिया, लेकिन आपके पास एक प्रॉपर जब एक डीप डाउन नॉलेज होगी, तो अगर यहाँ पे ये भी आ गया ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ठीक है, तो इसको भी आप अच्छे से कर सकते हैं अगर आपके पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी। तो आप देखिए, बात हो रही थी गिरमिटिया कम्युनिटी की, लेकिन वहाँ पे ओसीआई कार्ड होल्डर को मैंने आपको एक्सप्लेन किया जिससे आपको एक आइडिया लग गया। ठीक है, जैसे यहाँ पे अब अगर चलो आंसर इसका निकालते हैं, दे कैन वोट इन इंडियन इलेक्शंस, पहली चीज़। ठीक है, तो अगर ये बात हो रही है क्या वोट कर सकते हैं इंडियन इलेक्शन के लिए, आंसर इज नो। तो अगर यहाँ से हम ये हटा देंगे तो बचा क्या? बचा केवल हमारा थर्ड, 6th जनरेशन इंडियन ओरिजिन सिटीजन्स ऑफ ट्रिनिडाड एंड टोबैगो और नाउ एलिजिबल फॉर ओसीआई कार्ड्स। तो बिल्कुल अभी जो विजिट हुई है उसमें ये डिस्कस किया गया है कि इनको ओसीआई कार्ड दिया जाएगा। दे आर एंटाइटल्ड टू ड्यूअल सिटीजनशिप, आंसर इज नो। इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप की बात होती है, ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं है। अब ड्यूअल सिटीजनशिप कहाँ पे है? अमेरिका में है। अमेरिका में मान लो एक सेंटर है, वहाँ पे स्टेट है, तो जो सिटीजन है वो सेंटर का भी पार्ट होगा और स्टेट का भी पार्ट होगा, अलग अलग उसकी सिटीजनशिप कहलाई जाती है। ठीक है, फिर द टर्म गिरमिटिया इन इंडियन हिस्ट्री रेफर्स टू फ्रीडम फाइटर, ट्राइबल ग्रुप्स, इंडेंचर्ड इंडियन लेबर सेंट टू कॉलोनीज। तो आप आसानी से बोल सकते हैं सी। तो ये कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपके लिए प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, तो अपने दिमाग में आपको रखना है कि गिरमिटिया क्या है, ओसीआई कैसे कनेक्टेड है। ठीक है, इससे कनेक्टेड प्रैक्टिस क्वेश्चन मेंस का ये है, एक बार आप पढ़िएगा, इसका मॉडल आंसर आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जीएस पेपर 1 पॉपुलेशन इश्यूज और जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन के लिए रेलेवेंट है। इसमें क्या है, करंट सिचुएशन जर्मनी में ये है कि वहाँ की पॉपुलेशन बूढ़ी हो रही है। ठीक है, जब पॉपुलेशन बूढ़ी होगी तो वो इकोनॉमिक वर्क नहीं कर पाएगी, 50-60 साल के बाद रिटायर हो जाता है, तो 50 साल 60 साल के बाद लोग रिटायर हो रहे हैं, मशीनरी थोड़ी रिटायर हो रही। मशीनरी तो कभी नहीं ओल्ड होती, जितना इतना उसे रिन्यू करोगे, तो मशीन चलाने के लिए तो लोग चाहिए होंगे ना। और जर्मनी का हमें सुनते ही आता है कि वहाँ की बहुत स्पेशलाइज्ड मशीनरी है, जितनी मोटर व्हीकल कंपनीज हैं वो सारी की सारी जर्मनी से ही निकल रही हैं, चाहे BMW की बात करो, ऑडी की बात करो, सब वहीं से आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे स्किल्ड लेबर फोर्स की फ्यूचर में बहुत ज़्यादा कमी होने वाली। डेटा के हिसाब से बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 4 लाख नए वर्कर हर साल ज़रूरत पड़ेगी। कहाँ पे? जर्मनी में। अगर जर्मनी की इकोनॉमी को सस्टेन करना है, क्योंकि हाई डिमांड कहाँ है? नर्सिंग में, एजुकेशन में, आईटी, हॉस्पिटैलिटी, गैस्ट्रोनॉमी, ये सारे एक एरियाज़ हैं, कुछ एरियाज़ हैं जिसमें बहुत डिमांड होगी साल दर साल। तो और इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए हर इंसान सोचता है सप्लाई कहाँ से होगी। तो इंडिया को एक बहुत ही प्रॉमिसिंग और एक बहुत ही स्किल्ड लेबर सोर्स के रूप में देखा जा रहा है जर्मनी में, क्योंकि उनको ही पता है भाई इंडिया की लेबर फोर्स बहुत स्किल्ड होती है। तो कहीं ना कहीं वो सोच रहे हैं कि भाई इंडिया को एक, अगर इंडिया के लोग यहाँ पे आएंगे, यंग पॉपुलेशन आएगी, तो यहाँ पे जो इकोनॉमी है वो चलती रहेगी।
ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि मान लो अगर ये लोग बूढ़े हो गए तो कल को मशीन चलाने कोई है ही नहीं, ठीक है। वहाँ पे द स्किल्ड इमिग्रेशन एक्ट में और अपॉर्चुनिटी कार्ड स्कीम में, जो अपॉर्चुनिटी कार्ड स्कीम है, वहाँ पे ये माइग्रेशन को बहुत ही आसान बनाया गया है, ठीक है। अब माइग्रेशन में आपने कई बार सुना होगा जर्मनी जो इलीगल माइग्रेशन के ऊपर कितने स्टेप्स लेता है, ठीक है। तो ये जो इतनी बात हो रही है सारे लीगल माइग्रेशन की हो रही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पॉपुलेशन बूढ़ी हो रही है तो कहीं से भी इलीगल माइग्रेट करवा के लोगों को ले आएंगे, नहीं। बहुत ही बोलते हैं ना, जो ज़रूरत है जर्मनी को केवल उसी की बात कर रहा है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे के सारे आप इलीगल लोगों को ले आओगे, कहोगे नहीं नहीं अब तो काम करने के लिए लोग आ चुके हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। और अगर देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 40,000 इंडियन स्टूडेंट्स अभी भी जर्मनी में पढ़ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक की वर्क फोर्स है, कहाँ के लिए, जो जर्मनी में फ्यूचर वर्कफोर्स का काम कर सकते हैं। अब जर्मनी क्या करेगा, 40,000 बच्चे रह रहे हैं, इनको अपॉर्चुनिटी देगा भाई साहब। क्यों? क्योंकि पहले आप तो अब जर्मन भाषा आती है। जब जर्मन भाषा आती है तो आप एक बहुत ही की ड्राइवर की तरीके से जर्मनी की इकोनॉमी में काम कर सकते हैं। तो एक अच्छा खासा पैकेज मिलेगा इन लोगों को। अब इससे एक चैलेंज भी आता है। ये चैलेंज है कि इंडियन के लोग हैं, रह बाहर रहे हैं, तो इससे इंडिया का कहीं ना कहीं लॉस होगा। तो हमें अपने टैलेंट का एक्विजिशन कैसे करना होगा वो सीखना होगा। और उसमें सबसे पहला सोल्यूशन आता है कि हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी क्रिएट करनी होगी जो कि फाइनेंशियली बहुत ही ल्यूक्रेटिव हो, और जो इन स्किल, जिन लोगों को जो स्किल है उस स्किल के हिसाब से उनको काम मिले और पैसा मिले, ठीक है। तो ये चैलेंज भी लेके आता है, उसका सोल्यूशन भी लेके आता है। चैलेंजेस मैंने आपको बता दिया कि जो एंटी इमिग्रेशन पॉलिटिकल सेंटिमेंट्स हैं वो जर्मनी में बढ़ रहा था, ठीक है। अब हुआ क्या, जो अगेन जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे जर्मनी में भी है, तो जर्मनी में जो फार राइट पार्टी है उसने इस चीज़ को कहीं ना कहीं कहा कि भाई बाहर से बहुत लोग बुलाओगे तो दिक्कत है। लेकिन वो भी अब कहीं ना कहीं एक साथ यूनिटी, ये चैलेंज तो है। चैलेंज ये है कि वहाँ पे जो पॉलिटिक्स है वो इस चीज़ को अपोज करती है, लेकिन वहाँ पॉलिटिक्स में एक ऐसा तबका है जो इस चीज़ को प्रमोट भी कर रहा है कि भाई साहब हम इलीगल इमिग्रेशन को रोकेंगे, माइग्रेशन को रोकेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कोई लीगल तरीके से आएगा तो बिल्कुल भैया हमें ज़रूरत है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई हमें पॉपुलेशन बूढ़ी हो रही है, हम अपना पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, ये नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि जो स्किल माइग्रेशन होना चाहिए उसको इलीगल माइग्रेशन से मिसअंडरस्टूड नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पब्लिक ओपिनियन डिफरेंशिएट करेगा। अगर भारत के लोगों को लगेगा कि या दूसरी कंट्रीज़ के लोग हैं जर्मनी जाना चाहते हैं, वो ये सुनेंगे भाई साहब वहाँ पे माइग्रेशन मना है, तो स्पेसिफिक उन्होंने कहा इलीगल माइग्रेशन मना है, स्किल्ड माइग्रेशन मना नहीं है। एक और चैलेंज जो निकल के आता है वो ये है कि वहाँ पे कल्चरल और लिंग्विस्टिक बैरियर है, ठीक है। इस वजह से वहाँ पे वर्क प्लेस का इंटीग्रेशन होना उतना आसान नहीं होता है। जर्मनी में ऐसा नहीं है कि सब इंग्लिश बोल रहे हैं, वहाँ पे जर्मन चल रही है। इंग्लिश अगर होता तो वहाँ पे किसी न किसी तरीके टूटी फूटी इंग्लिश तो कुछ इफ़ बट इज़ एम आर वॉस करके बोल लेता, लेकिन जर्मन में कुछ पता ही नहीं है यार। अगर वो बोलता रहेगा आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। तो ये कहीं ना कहीं सिचुएशन को एक कॉम्प्लेक्स कर देता है कि अगर आप जा रहे हो जर्मन में तो आपको पहले सीखना पड़ेगा, तो इट विल टेक टाइम। सोल्यूशन क्या है, ठीक है। सोल्यूशन में हम सबको पता है, जैसे आर्टिकल ही कह रहा है कि वो अपने इमिग्रेशन लॉ को बहुत ही सिंप्लीफाई कर रहे हैं, जिससे अपॉर्चुनिटी अच्छे से मिल सके, अपॉर्चुनिटी कार्ड मिल सके और स्किल्ड लेबर फोर्स की एंट्री हो सके, ठीक है। तो अभी के लिए अगर जर्मनी में इस चीज़ को देखिए, मैं अभी जर्मनी के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, लेकिन अब आपका दिमाग इसको इंडिया के पर्सपेक्टिव से काम करना चाहिए। यहाँ जर्मनी को रिप्लेस करके हमें इंडिया भी कर सकते हैं। इंडिया को अपने इमिग्रेशन लॉज जो होते हैं उनको स्ट्रिक्ट भी बनाना होगा, साथ ही साथ ईज भी बनाना होगा, जिससे स्किल्ड लेबर फोर्स या स्किल्ड वर्क फोर्स भी, स्किल्ड वर्क फोर्स को वो बाहर भी जा सके और अंदर भी आ सके, दोनों तरीके से इनवर्ड आउटवर्ड होना चाहिए मूवमेंट, ठीक है। अब जो अथॉरिटीज़ हैं जर्मनी की, ठीक है, जो कोलैबोरेट कर रही है इंडियन गवर्नमेंट के साथ, उनको और अच्छे से लेबर मोबिलिटी को एनहांस करने के लिए स्टेप्स लेने चाहिए, ठीक है। हर चीज़ को आप इंडिया के कनेक्शन में डाल सकते हैं। एक अवेयरनेस कैंपेन कंडक्ट करनी होगी जिससे एक प्रॉपर नैरेटिव किया जा सके कि स्किल्ड माइग्रेशन किस तरीके से अलग है इलीगल एंट्री से, साथ ही साथ स्किल माइग्रेशन के नैरेटिव को और ज़्यादा प्रमोट करने से जर्मनी की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अगेन ये इंटरनेशनल रिलेशन का ऐसा है क्योंकि इसमें इंडिया इन्वॉल्व है। तो अब अगर ये प्रमोट करना है तो गिव एंड टेक वाला होगा। जर्मनी को चाहिए लेबर फोर्स, इंडिया के पास लेबर फोर्स है, तो एक नेक्सस आएगा, दोनों में कंसेंसस आएगा, भाई साहब आपको एक्स चाहिए,
मेरे पास x है लेकिन उसके बदले मुझे y चाहिए, तो इसी को कहते हैं गिव एंड टेक की डील। वे फॉरवर्ड अगेन ऑप्टिमिस्टिक है, एक बायलैटरल स्किल मोबिलिटी पार्टनरशिप बनानी होगी जो कि जर्मनी के इस पे बोलते हैं ना कुछ फोकस्ड सेक्टर्स पे उसका ध्यान हो, जिस तरह से हेल्थ केयर एंड टेक्नोलॉजी। इससे इंडिया के साथ एक्सचेंज भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जर्मनी को मिल रहा है, जर्मनी भी इंडिया के साथ एक्सचेंज करे कुछ एडवांस टेक, जिससे इंडिया का भी एडवांसमेंट हो सके। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक वे फॉरवर्ड है। ठीक है, और जर्मनी को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना होगा सोशल इंटीग्रेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में, जिससे जो माइग्रेंट वर्कर्स वहाँ रह रहे हैं वो आसानी से सेटल हो सकें, उनको प्रॉब्लम ना हो। जिस तरह से रीसेंट केसेस आपने सुना था, जर्मनी में जो लॉज हैं वो इतने स्ट्रिक्ट हैं। अभी एक लेडी थी जिसकी बेटी अभी भी वहाँ पे फॉस्टर होम में रह रही है, इंडिया नहीं आ पाई है, उसने इतनी अपील की है बट जर्मनी अलाउ नहीं कर रहा है इस चीज़ को। तो कहीं ना कहीं जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ का ऐसा होना चाहिए कि जो माइग्रेंट वर्कर्स जा रहे हैं या फिर जो स्किल्ड लेबर फोर्स वहाँ पे जा रहा है, उनको ये नहीं लगना चाहिए कि वो कहीं एक घुटन भरे कमरे में आ गया। उनको एक लगना चाहिए कि हाँ ये हमारे घर जैसे। वो तब होगा जब उनके साथ इंटीग्रेशन होगा प्रॉपर तरीके से। ठीक है, इसका अब देखते हैं जो मेंस के लेवल पे एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है। जर्मनी इज लुकिंग टू इंडिया टू एड्रेस इट्स skilled labor force. What are the opportunities and challenges India Germany labor migration cooperation? अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया जर्मनी लेबर माइग्रेशन कोऑपरेशन। ठीक है, अब आप सोच के देखिए चैलेंजेस क्या हैं, चैलेंजेस भी आपको बताया मैंने, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है वो भी बताई। अब इससे आप एक बैलेंस्ड आंसर बनाने की कोशिश करिए। ठीक है, टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसका मॉडल आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पेपर जीएस पेपर 2 डेवोल्यूशन ऑफ पावर। जो सिलेबस है एकदम वहाँ पे लिखा हुआ है, एक स्पेसिफिक तरीके से ये चीज़ लिखी हुई है। प्लस जीएस पेपर 3 इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के ऊपर है। ये आर्टिकल अमिताभ कांत ने लिखा है जो कि डिस्कस करता है 15 इंडियन की अर्बन सिटीज़ जो हैं। 15 सिटीज़ कौन सी? मुंबई, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, अहमदाबाद, पुणे, सूरत, ये सारी सिटीज़ के ऊपर बात हो रही है। ये 15 सिटीज़ जो हैं ये आगे आने वाले समय में इनके अंदर एबिलिटी है $30 ट्रिलियन से भी ज़्यादा इकोनॉमी को बढ़ाने की बाय 2047। आप सोच के देखिए, भारत में जो 30% इंडिया की जीडीपी है ये केवल 15 अर्बन सिटीज़ कंट्रीब्यूट कर रही हैं इसमें। ठीक है, लेकिन अब डिस्कस क्या कर रहा है कि ये जो 15 सिटीज़ हैं इनको किस तरीके से इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ को, इनोवेशन को हमें यूज़ करना होगा, क्योंकि अभी भी इनके साथ जो बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंजेस फेस हो रहे हैं, गवर्नेंस के चैलेंजेस फेस हो रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी चैलेंजेस फेस हो रहे हैं। तो अगर आप इन 15 सिटी में से कहीं रह रहे हैं तो आपको पता होगा वहाँ पे क्या क्या चैलेंजेस या क्या क्या प्रॉब्लम्स प्रिवेल कर रही हैं करंट सिनेरियो में। ठीक है, की इश्यूज़ क्या है हमने बता दिया, 30% जीडीपी को होल्ड कर रहा है, इनके अंदर इमेंस इतना पोटेंशियल है। लेकिन अर्बन प्रॉब्लम्स जैसे दिल्ली की बात करें, कोलकाता की बात करें, मुंबई की बात करें, यहाँ पे एयर पोल्यूशन, फ्लडिंग, वाटर स्कैरसिटी। फ्लडिंग में तो आप देखो बेंगलुरु, मुंबई, इवन तो दिल्ली, यहाँ पे सबसे मेन चीज़ क्या है, यहाँ का जो म्यूनिसिपल जो मैनेजमेंट है वो कहीं ना कहीं उतने उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे लोग जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, है ना। गार्बेज का मैनेजमेंट, ट्रैफिक कंजेशन, बहुत ही लो इंटरनेट स्पीड। आपको लग रहा है इंटरनेट स्पीड बहुत ज़्यादा है, नहीं। अगर दूसरी सिटीज़ की बात की जाए तो वहाँ पे इंटरनेट स्पीड 1 GB पर सेकंड के हिसाब से, अभी भी हम लोग कुछ MB में चल रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं एक हिंडर या फिर एक रोड ब्लॉक की तरीके से आ सकती है अगर हमें इतना इस चीज़ को मैक्सिमाइज करना है। प्लस अगर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जनरेशन की बात करें, सॉलिड वेस्ट जनरेशन की बात करें तो 1.5 लाख टन जो है वो डेली प्रोड्यूस हो रहा है सिटीज़ से, लेकिन इसमें से 1/4 भी ढंग से प्रोसेस नहीं हो पा रहा है सस्टेनेबली। सोच के देखिए, आपका इतना वेस्ट जनरेट हो रहा है लेकिन इसमें 1/4 ही केवल मैनेज हो रहा है, बाकी सब कहाँ जा रहा है। आपको आर्टिकल याद होगा, मैंने पहले समझाया था, माइक्रोप्लास्टिक फॉर्म में जा रहा है, एंडोक्राइन सिस्टम में आपके इम्पैक्ट कर रहा है, एंडोक्राइन सिस्टम में इम्पैक्ट करेगा तो आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ खराब होगी इंसान की, उससे इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो दिस इज़ हाउ आपको आर्टिकल को कनेक्ट करना है, कल के आर्टिकल को आपको समझना होगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं हेल्थ बर्डन भी बहुत ज़्यादा पोस्ट करेगा जिसकी वजह से हेल्थ इमरजेंसी स्टार्ट होती है। अब देखते हैं गवर्नेंस एंड प्लानिंग में डेफिसिट किस तरीके से। पहली बात तो गवर्नेंस म्यूनिसिपल की बहुत ज़्यादा वीक है। इवन आफ्टर 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसमें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को लाया गया था वो भी बहुत ही वीक है, उसके पास डेटा पुअर है, फंड लिमिटेड है, अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा पुअर है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये डेफिसिट है, ये सारी दिक्कतें हैं। और देखा जाए तो यहाँ पे इनफॉर्मल सेटलमेंट बहुत ज़्यादा है, जैसे
जो झुग्गियाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा हैं सिटीज़ में। और ये क्यों है? क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग ही नहीं है ना, लोग क्या ही करेंगे। पुअर प्लानिंग है, हाउसिंग अफोर्डेबल नहीं है, तो लोगों के पास ऑप्शन नहीं होगा, लेबर की ज़रूरत होगी, लोग कहीं ना कहीं तो रहेंगे ही। तो इस वजह से ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को लेके आता है हमारे सामने। इसी के साथ जो मेजर इंडियन सिटीज़ हैं उनके पास कोई एक मास्टर प्लान नहीं है कि भाई साहब हमें काम कैसे करना है। अभी भी सिचुएशन ये है कि अगर प्लानर की बात कैसे होता है ना कि हर सिटीज़ में, ये एक सिटी है तो एक सिटी का प्लान बनाने वाला कितने इंसान होंगे। दूसरी कंट्रीज़ में अगर पॉपुलेशन, हर 5,000 पॉपुलेशन पे एक प्लानर है, लेकिन इंडिया में सिचुएशन ये है कि 1 लाख पे एक प्लानर है। सोच के देखो कितना प्रेशर होगा इस एक प्लानर पे। एक प्लानर मतलब जो ब्यूरोक्रेसी है, जिस तरह से आप बात करते हो आईएएस की, ये उसकी बात हो रही है, ठीक है। प्लानर्स बहुत ज़्यादा कमी है उनकी, ठीक है। सोल्यूशन क्या है? पहली बात तो हमें सर्कुलर इकोनॉमी पे शिफ्ट करना होगा, एक सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर को जिसमें प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट हो सके। ब्रॉडबैंड्स को हमें और एक्सपैंड करना होगा, 5G कनेक्टिविटी को और ज़्यादा अच्छे तरीके से एनकरेज करना होगा, और उसमें इन्वेस्टमेंट को लाना पड़ेगा। इंडिया के लिए पॉसिबल, अभी भी आप देखो बीएसएनएल में सुनने में आया होगा कि बीएसएनएल अभी तक अपने 4G को रोल आउट नहीं कर पाया, अब वो आगे चल रहा है 5G के लिए, ठीक है। और यहाँ 5G तब से चल रहा है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं है इतना हैवी इन्वेस्टमेंट करना, और क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन को केटर करने के लिए बाहर से इन्वेस्टमेंट आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो कंजेशन है, ठीक है, जो कंजेशंस होता है ट्रैफिक में, उसको सॉल्व करने के लिए हमें प्रॉपर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इन्वेस्टमेंट करना होगा, ठीक है। तो ये कैसे होगा? अगर ये आप बोलो व्हीकल कंजेशन जो हो रहे हैं उसका सोल्यूशन क्या है? पहला सोल्यूशन है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करना। दूसरा सोल्यूशन है पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी सस्टेनेबल होना चाहिए। ये नहीं है कि आप यहाँ पे 100 गाड़ियाँ हटाए, उसमें एक डीजल की बस ले आओ पुरानी पुरानी एकदम गड़गड़ा के, वो उतने बराबर पूरा का पूरा पोल्यूशन फैला दे। नहीं, आपको इलेक्ट्रिक बसेस का यूज़ करना होगा, जिससे पहली बात तो ये ट्रैफिक कंजेशन कम हो, साथ ही साथ जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो उसका भी प्रमोशन। लेकिन आज के समय सबके पास क्या है कि थोड़ा आज बैंक ने इतना ईज कर दिया है क्रेडिट देना कि हर दूसरे के पास कार आ चुकी है। आपको क्या लगता है जो बड़ी से बड़ी कार जिसके पास है कैसे ला रहा है? आपको लग रहा है लिक्विडिटी में आ रही, कैश में आ रही? नहीं, दे ऑल आर टेकिंग 15% पे दे रहा है बैंक सिंपल कहता है आपकी 20,000 तनख्वाह है, 30,000 तनख्वाह है, कोई बात नहीं है, हम आपको लोन देते हैं, आपकी हम 85-90% फाइनेंस करने के लिए तैयार हैं। हर दूसरे के पास है, सब ईएमआई पे चला रहे हैं गाड़ी को। तो लेकिन कहीं ना कहीं इसका इन्वर्स इम्पैक्ट भी होगा, ठीक है, रोड के साथ साथ वहाँ की एनवायरनमेंट के ऊपर भी, ठीक है। जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं उनको डिजिटलाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और गवर्नमेंट ने डिजिटलाइज करने के लिए स्कीम्स भी निकाली है। इवन दो इस बार आपने देखा क्वेश्चन भी आया था 24-25 दोनों में लैंड रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन के ऊपर भी क्वेश्चन था, ठीक है। 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, उसको प्रॉपर और अच्छे तरीके से हमें इम्प्लीमेंट करना होगा, जिससे सिटी गवर्नमेंट और अच्छे तरीके से काम कर सके। ये नहीं होना चाहिए कि सिटी में जो गवर्नमेंट है उसके पास पावर ही नहीं है कि उसको पैसा कैसे कलेक्ट करना है। वो डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए वहाँ के, मतलब अगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में म्यूनिसिपल कोई कॉरपोरेटर है, ठीक है, या फिर म्यूनिसिपल इलेक्शन हुआ है, तो वो इलेक्शन में जो कॉरपोरेटर्स इलेक्ट होते हैं उसमें ये ना हो कि वो डिपेंडेंट है वहाँ के एमएलए एमपी पे, उनके हिसाब से पॉलिटिकल नेक्सस चल रहा है। नहीं, इंडिपेंडेंट तरीके से काम होना चाहिए, जिससे एक प्रॉपर पॉलिसी बनाई जा सके सिटी के लिए। और पॉलिसी बना करके जो प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई सिटीज़ में, क्या प्रॉब्लम्स थी? वेस्ट मैनेजमेंट की प्रॉब्लम पहली, ट्रैफिक कंजेशन की प्रॉब्लम, पोल्यूशन की प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम्स को टैकल किया जा सके, क्योंकि इनसे बहुत ज़्यादा प्रदूषण, चाहे अगर ये व्हीकल्स हैं तो नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, ये सारे जो आपको एक आर्टिकल मैंने बताया था, पर्टिकुलेट मैटर 2.5, पर्टिकुलेट मैटर 10, ये सब रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ये तो बहुत बेसिक चीज़ें हो गई। अगर 2.5 पर्टिकुलेट मैटर आपकी बॉडी में जाएगा तो सीधा ब्लड लंग में जाने की उसके अंदर पावर होती है, ऑर्गन्स में फेलियर करने की वो एक उसके अंदर पोटेंशियल है 2.5 का, जो पोल्यूटिंग एजेंट्स होता है, ठीक है। अब इसका वे फॉरवर्ड क्या, ऑप्टिमिस्टिक सोल्यूशन क्या है? जो सिटीज़ है इनको इंजन बनना होगा, किसका इंजन? क्लीन और इंक्लूसिव ग्रोथ का, ठीक है। और ये कैसे होगा? जब कोऑर्डिनेटेड प्लानिंग और सेंटर स्टेट कोऑपरेशन ढंग से होगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और ज़्यादा एक्सपैंड करनी होगी हाउसिंग में, वाटर, इंटरनेट एंड ट्रांसपोर्टेशन। ऐसा नहीं होना चाहिए केवल भाई साहब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि यहाँ पे वेस्ट उठाए, नहीं, जो प्राइवेट जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी शामिल होना होगा कि वो सब भी आएँ और बोलें भाई साहब चलो हम भी आपका आधा काम लेते हैं, हमें इसमें इतना प्रॉफिट होगा, ठीक है।
अर्बन गवर्नेंस को हमें दोबारा रीइमेजिन करना होगा टेक्नोलॉजी, अकाउंटेबिलिटी एंड सिटीजन पार्टिसिपेशन से। ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड का यूज़ करके हम सोचें पोल्यूशन हटा देंगे, हम सोचें वेस्ट मैनेजमेंट सही कर देंगे, ट्रैफिक कंजेशन कर देंगे, नहीं। अगर आज का समय चेंज हो रखा है तो हमें अपने स्टेप्स भी चेंज, ट्रांसफॉर्म लेने होंगे। तो करंट सिनेरियो किसका चल रहा है? करंट चल रहा है इंटरनेट ऑफ थिंग्स का। इस पर सवाल भी आया हुआ है इंटरनेट ऑफ थिंग्स के एग्जाम्पल प्रीलिम्स में। एआई का चल रहा है, तो हमें एआई का यूज़ करके इन सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका जो प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। मोस्ट इंडियन सिटीज़ हैव प्रॉपर मास्टर प्लान एंड डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स। अगेन ऑब्वियसली नहीं। ये जो मैंने क्वेश्चन में पॉइंट फ्रेम किए हैं ये एज इट इज़ मैंने कहीं ना कहीं आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में यूपीएससी जैसे फ्रेम करता है ये उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे दिया, ताकि आपको ना आप एक्लेमेटाइज्ड रहो कि किस तरीके से आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में यूपीएससी फ्रेम कर रहा है। तो आपकी यहाँ प्रैक्टिस बनेगी, तो आप जब एक्चुअल पेपर में दोगे तो आप कनेक्ट कर पाओगे। द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एम्पावर्स म्यूनिसिपैलिटीज विद फंक्शनल ऑटोनॉमी। ऑब्वियसली यही तो रहता। ओनली 1 in every 1 lakh पीपल इंडिया हैज़ एक्सेस टू प्रोफेशनल अर्बन प्लानर। ऑब्वियसली अभी आपको बताया मैंने। ठीक है, तो जो चीज़ें समझाई उसी से आप इसका सोल्यूशन आराम से दे सकते हैं। ये इसका मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन आप एक बार पढ़िए, आपको पढ़ने से आइडिया लगेगा, तब आप कनेक्ट करके उसमें चैलेंजेस को नोटिफाई करिए, कोशिश करिए क्या चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस के क्या सल्यूशन हो सकते हैं, क्या वे फॉरवर्ड हो सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ों को आप लिखने की कोशिश करिए और टेलीग्राम से मॉडल आंसर ले सकते हैं। अब देखते हैं लास्ट आर्टिकल। लास्ट आर्टिकल हमारा जीएस पेपर 3 एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के लिए रेलेवेंट है। इसमें क्या हुआ है, दिल्ली ने जो ओल्ड व्हीकल्स थे, ठीक है, जिन्हें एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स कहा जाता है, उन व्हीकल्स को बंद करने का नियम पारित किया था, इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने कहा कि भाई साहब जितने भी ओल्ड व्हीकल्स हैं, अगर जो हमारे डीजल व्हीकल की बात करें तो वो जो 10 साल पुराने हैं और जो पेट्रोल व्हीकल है 15 साल पुराने, ये पूरी की पूरी तरीके से अब दिल्ली में नहीं चलेंगे। अब ये अच्छे तरीके से फॉलो हो, तो उस वजह से दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा अब इनको पेट्रोल या डीजल ही नहीं मिलेगा। उसके लिए क्या किया उन्होंने, अब ध्यान समझिए, इसी तरीके से गवर्नेंस होती है। उन लोगों ने, दिल्ली गवर्नमेंट ने, जो रेडार्स थे, ठीक है, रेडार्स बोलो या फिर वाहन जो आपने नोटिस किया होगा, जो ट्रैफिक पुलिस होती है उसके पास एक सिंपल मशीन होती है जिससे वो टेस्ट करते हैं कि आपकी जो नंबर प्लेट है वो किसके नाम रजिस्टर्ड है, कितना ओल्ड है। तो वो सारी चीज़ें इंस्टॉल की है इन्होंने कहाँ पे, पेट्रोल पंप्स में। और वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस को और बाकी जो लोकल स्टेक होल्डर्स होते हैं, गवर्नमेंट एजेंट्स होते हैं, उनको खड़ा किया है, जिससे ये देखा जा सके कि ओल्ड व्हीकल्स को पेट्रोल ना मिले। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही स्ट्रिक्ट मेजर था। बहुत सालों से, डेकेड से हम लोग देख रहे हैं दिल्ली में ओल्ड व्हीकल, लेकिन अब ये स्ट्रिक्ट मेजर हुआ। लेकिन ये सब लिया गया था। अभी क्या हुआ रिसेंटली, इसको कंप्लीट बैन करने से लिए टेम्पररी रोक दिया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे चैलेंजेस बहुत हो रहे हैं। आप सोच के देखिए कितने मिलियंस में अभी होंगी कारें वहाँ पे जो ओल्ड हैं, तो उनके लिए कहीं ना कहीं ऑपरेशनल चैलेंज बहुत ज़्यादा हो जाएगा दिल्ली गवर्नमेंट के लिए। तो अभी के लिए जो स्कीम बनाई थी दिल्ली गवर्नमेंट ने, इसका एनफोर्समेंट फॉर अ टाइम बीइंग रोक दिया है। ठीक है, उन्हें ये भी कहा कि भाई हमें ऐसा नहीं है कि पोल्यूशन रोकने के चक्कर में हम जो करंट एनफोर्समेंट के चैलेंजेस हैं उनको इग्नोर कर देंगे। ठीक है, अभी चलो वो तो बैन था, बैन लगाया फिर रोक दिया फिर लगाया, दैट इज़ डिफरेंट। लेकिन प्रोविजंस देखते हैं बैन के क्या है। वो मैंने आपको बता दिया, 10 साल डीजल, 15 साल पेट्रोल वाला। जो डायरेक्टिव्स है ये बेस्ड किसके है, ये डायरेक्टिव बेस्ड है सेंट्रल एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के हिसाब से। ठीक है, सेंट्रल एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एक तरीके से बॉडी है जो लुक आफ्टर करती है कितना पोल्यूशन है, कितना पोल्यूशन दिल्ली में है, कितना पर्टिकुलेट मैटर है। तो उसने 2015 में ही पॉलिसी बना दी थी कि जो 10 साल पुराने आपके डीजल व्हीकल हैं, 15 साल पुराने पेट्रोल व्हीकल हैं, इन सबको डिस्कार्ड कर दो। एनजीटी ने ऑर्डर भी दे दिया था भाई एमिशन रिड्यूस करने के लिए व्हीकल्स को हटाओ, लेकिन वो फॉलो नहीं हो पा रहा था। क्यों? क्योंकि अगेन कॉपरेशन होना चाहिए ना। अगर एक बॉडी बता रही है काम करना है तो उसको काम करने के लिए कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव का बहुत अच्छे तरीके से एक्शन लेना ज़रूरी है। और एग्जीक्यूटिव में कौन है, पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाती है, जिस वजह से काम नहीं हो पाता है ढंग से। ठीक है, अगर हम ट्रांसपोर्ट एमिशन की बात करें 28%, 2.5 जो पार्टिकुलेट मेट्रो होता है उसका 28% जो है वो ट्रांसपोर्ट से एमिट होता है। आप समझ रहे हैं, 2.5 का केवल 28% कहाँ से आ रहा है, ट्रांसपोर्ट एमिशन से आ रहा है। 41% ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, 78% नाइट्रोजन ऑक्साइड दिल्ली एनसीआर में ट्रांसपोर्ट एमिशन कर रहा है। अभी हो क्यों नहीं पा रहा, इसमें इम्प्लीमेंटेशन गैप क्या है, किस चीज़ का, ये चीज़ फॉलो जो बैन करने के लिए पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं, इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो पा रही। पहला तो है टेक्निकल इश्यूज़ हैं।
ठीक है। अभी भी कहीं ना कहीं हमारे पास डेटा बेस मिसमैच होते हैं, कैमरा सही से काम नहीं कर पाते, क्योंकि कैमरा इंस्टॉल किए ताकि कैप्चर की जा सके जो ओल्ड व्हीकल्स हैं उनको कैप्चर होगा, पता लगेगा ये ओल्ड व्हीकल है तो उनको डिस्कार्ड किया जा सके। लेकिन अभी भी हमारे पास एक प्रॉपर डेटाबेस या फिर एक टेक्नोलॉजी नहीं है उस चीज़ को लेकर के। जो व्हीकल ओनर्स हैं, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग सिंपली कहेंगे ठीक है तुम्हें पेट्रोल नहीं देंगे, वो लोग सिंपली स्टेट से बाहर चले जाते हैं, हरियाणा चले जाएंगे, वहाँ रिफ्यूल करेंगे। अब सोच के देखो प्रॉब्लम क्या होगी। प्रॉब्लम आपको लगता है अगर कोई इंसान दिल्ली में रह रहा है, उसने अपने पास एक कार रखी हुई है जो मतलब अभी उसके पास और पैसा नहीं है, तो व्हाट विल ही बी डूइंग, वो सिंपली काम करेंगे। अगर हरियाणा में कोई रहने वाले होंगे जहाँ से दूध आता होगा, ठीक है, तो वो लोग सिंपल एक ही चीज़ करेंगे, वो कहेंगे चलो ठीक है तुम पेट्रोल नहीं दोगे हम पेट्रोल ले आएंगे। तो ये लोग जहाँ दूध के टीनों में बड़े बड़े होते हैं ना, ये जो होते हैं पूरा बॉक्सेस होते हैं दूध वाले, तो उसमें ये लोग पेट्रोल ला ला के रख के स्टोर कर लेंगे। तो इससे भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, है ना। सोच के देखो, पेट्रोल डीजल को अगर इस तरह से स्टोर किया जाएगा तो ये कहीं ना कहीं इसका यूज़ दोनों तरीके से हो सकता है। आपने नोटिस किया होगा जब कभी वॉयलेंस होते हैं वहाँ में पेट्रोल बॉम्ब्स का यूज़ हुआ है, तो ये भी कहीं ना कहीं इन्वर्स इम्पैक्ट ला सकता है। आपको इस तरीके से डाइवर्स फॉर्म में सोचना है। तो ये जो बाईपास कर रहे हैं व्हीकल, ऑब्वियसली बात है दिल्ली के लोग हैं, उनका मतलब डेफिनेटली बाईपास होगा, क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस फॉलो करने की अभी भी आदत नहीं है। इट्स नॉट जस्ट दिल्ली, ओवर इंडिया में अभी भी रूल्स रेगुलेशन को हमें फॉलो करने की उतनी आदत नहीं है, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं बाईपास ढूंढ ही लेंगे कुछ ना कुछ। और साथ ही साथ मैन पावर बहुत लिमिटेड है, लॉजिस्टिकल सपोर्ट अभी भी वीक है, ठीक है। अगर देखा जाए तो 1 जुलाई केवल 80 व्हीकल सीज हो पाए। 80 व्हीकल, भाई साहब डेली 80 व्हीकल सीज करोगे, 30 दिन में कितने व्हीकल सीज कर रहे हो, सोच के देखो। 3 8 24, 2400 व्हीकल। आपको लग रहा है एक महीने में 2400 व्हीकल सीज करके कुछ होगा? 2 जुलाई को नेक्स्ट मतलब 2 जुलाई को कितने व्हीकल सीज हुए आपको आइडिया है? आपको सिर्फ मात्र 7 8 10 व्हीकल ही सीज हो पाए। तो कहीं ना कहीं ये क्या शो कर रहा है? शो कर रहा है हमारे पास मैन पावर लिमिटेड है, लॉजिस्टिकल सपोर्ट उतना अच्छा नहीं है ना। तो ये सारे कॉजेज हैं। अब जो व्हीकल की तादाद है दैट इज इन मिलियंस, ऐसे करते करते तो भाई साहब आप एक डेकेड लगा दोगे कि और व्हीकल सीज करने में, तब तक जो अभी करंट में व्हीकल है वो ओल्ड हो जाएंगे, है ना। तो फिर उनको मतलब ये तो फिर एक नेवर एंडिंग जॉब हो जाएगी ना ये। तो स्टेप्स बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं ना टारगेटेड होनी चाहिए कि आपको करना क्या है, उसको क्या वो चीज़ करने के लिए आपके पास मैन पावर लॉजिस्टिकल सपोर्ट है, तभी एक्शन लेना चाहिए। वरना जस्ट बिकॉज पॉलिसी बना दी एकदम हार्ड एंड फास्ट, एकदम रॉकेट साइंस की तरीके से हम फॉलो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लीगल फ्रेमवर्क आपको बताया उस, देखो मैं आपको इसीलिए वन फ्लो में आपको चीज़ें बता देता हूँ, फिर यहाँ पे चीज़ें जो मैंने लिखी हैं ताकि आपको पढ़ो तो आपको समझ में आए। एनजीटी सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग 2015 में दे दी थी कि भाई साहब इनको डी रजिस्टर किया जाए। और अगर जो सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स है वो भी स्क्रैपिंग ऑफ ओल्ड व्हीकल की बात करता है कि भाई साहब 2025 तक ये सारे के सारे व्हीकल को स्क्रैप कर दिया जाए। डेडलाइन भी इसकी आ रही है। चैलेंजेस, पब्लिक बैकलैश मिला ऑब्वियसली। जो व्हीकल का डेटा है वो अभी भी नहीं इंटीग्रेट है सही से, कोई सिंगल स्ट्रैटेजी नहीं है जो दिल्ली के अभी तक नहीं बनी है कि दिल्ली की एयर पॉल्यूशन क्राइसिस कैसे सॉल्व होंगी, ठीक है। सोल्यूशन और रिकमेंडेशन, हमें एक सबसे पहले इंटीग्रेटेड सेंट्रलाइज डिजिटल व्हीकल डेटाबेस होना चाहिए। एक जहां पहले भाई डेटाबेस बनाओ कि हैं कितने एक्चुअल व्हीकल और कितने डिस्कार्ड करने लायक हैं और कितनों को हमें डिस्कार्ड करना है। अगर हमारे पास एग्जैक्ट डेटा नहीं होगा तो हम ऐसे हवा में 2 पुलिस वाले खड़े करेंगे, एक व्हीकल सीज करेंगे, फोटो खींचेंगे, सी वी आर टेकिंग स्टेप्स, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो सेल्फी पॉइंट बन जाएगा, उसमें एक्शन नहीं हो पाएगा। हमें प्रॉपर स्क्रैपेज अगर ले रहे हैं तो उसमें रिसाइकलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो बनाओ ना। अगर इन पुलिस वालों ने 10 व्हीकल को सीज किया तो क्या चांसेस हैं कि 10 व्हीकल को बाहर नहीं बेचेंगे ये लोग? स्क्रैपिंग कैसे होगी उनकी, है ना। तो अगर आप व्हीकल को खड़ा करोगे, कहाँ खड़ा करोगे? दिल्ली से बाहर ले जाओगे? दिल्ली के अंदर क्या आपको लगता है कि एक बार में 10 लाख व्हीकल को स्क्रैप में खड़ा किया जा सकता है? उससे तो फर्दर पोल्यूशन होगा। उससे जो मेटल है, उस जो कार में मेटल यूज़ होते हैं, जो उसकी बॉडी होती है उससे ही बहुत मेटल्स लीच होते हैं, पॉल्यूटिंग एजेंट बनेंगे। तो ये कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम ही होगा। अगर मान लो उन्होंने किसी एक खाली जहाँ पे खाली वो कर दिया, तो वहाँ दिल्ली में इतने चोर हैं तो सबसे ज़्यादा तो क्या होगा, वो सारे पार्ट्स ही उठा ले जाएंगे लोग। तो उसका और एकदम आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक प्रॉपर तरीका, चैनल नहीं बन पाएगा, काम करना कैसे है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखना होगा हमको कि इसमें करप्शन बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए, क्योंकि करप्शन का बहुत सही तरीका यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। ये कहीं ना कहीं पुलिस के लिए अपॉर्चुनिटी भी लेके आएगा कि हाँ ये जा रहे हैं, अच्छा भैया एक काम करो, हमारा स्क्रैप ना करो, ये लो 10,000 रुपये,
ठीक है, ये चुपचाप लेके चले जाएंगे। ठीक है, और इससे एक और चीज़ होगी, ये जो व्हीकल्स यहाँ पे डिस्कार्ड हो चुके हैं ये बेच दिए जाएंगे बाहर स्टेट्स में। ठीक है, मान लो दिल्ली का व्हीकल है, कहेंगे एक काम करो चलो यूपी में बेच दो, ये व्हीकल इसकी जो करंट मार्केट वैल्यू 5 लाख रुपए है, इससे बेटर है हमें कुछ ना मिले 1 लाख रुपए में दूसरे स्टेट में बेच दो। ये उठा के बेच देंगे, डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं करेंगे। ठीक है, किसी आपने केसेस में कई बार हुआ, एक रेंज रोवर का ओनर है, वो अपने कुछ बोलते हैं ना एकदम 5-10 लाख रुपए के अंदर अंदर वो अपनी गाड़ियों को बेच रहा है। क्यों? क्योंकि उसे पता है अगर स्क्रैप हो गई तो 0 रुपीज़ मिलने जाएगा, तो बेटर है बस निकाल दो भैया, कैसे भी निकालो। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, मैं आपसे डिस्कस क्यों कर रहा हूँ, ये दीज आर ऑल द प्रॉब्लम्स। और अगर ये प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? तो सोल्यूशन हमारे पास एक प्रॉपर होना चाहिए कि भाई आप स्क्रैप कर रहे हो, रिसाइकिल कर रहे हो, तो तरीका क्या है करने का। ठीक है, हमारे पास एक जो बोलते हैं लॉन्ग टर्म मल्टी स्टेक होल्डर पॉल्यूशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि किस तरीके से हमें पॉल्यूशन को रोकना है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंशन कैसे होगा वो भी हमें निर्धारित करना होगा। वे फॉरवर्ड क्या है, ये चीज़ हमें ना डिजिटल सिस्टम में सबसे पहले जो फ्यूल बैन हमने किया है, फ्यूल बैन किसका, ये जो व्हीकल्स हैं इनको फ्यूल देने से बंद किया है, ये तभी अच्छे से फॉलो हो पाएगा जब यहाँ पे डिजिटली हम चीज़ों को मॉनिटर करेंगे। यहाँ 2 लोग खड़े होकर मॉनिटर करेंगे तो एक की जेब भरेगी, दूसरा जाने देगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉपर कैमरा इस इंस्टॉल हो गया, हमारे पास डेटा का एक प्रॉपर डेटा सेट इंटीग्रेट हो चुका है, तो हमें सिंपल एक सेंटर बनेगा, सेंटर में कुछ लोग बैठेंगे। ठीक है, वहाँ बैठ के मॉनिटरिंग होगी, मॉनिटरिंग होगी, पहली बात तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा उससे। मॉनिटरिंग करके डिसाइड होगा कि हाँ ये व्हीकल क्या ओल्ड है, क्या ये व्हीकल न्यू है। ओल्ड है तो स्क्रैप नहीं हुआ है तो फिर उसको प्रॉपरली पूरी तरह से स्क्रैप करने में आसानी। तो ये एक वे फॉरवर्ड है। एयर क्वालिटी के एक्शन प्लान्स बहुत ही साइंस बेस्ड होनी चाहिए। ये नहीं होनी चाहिए कि हाँ भाई आज चलो आज थोड़ी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो गया, थोड़ा फुवारा मार दो कम हो जाए, ऐसे नहीं। हमें एक मल्टी प्रॉन्ग्ड और पार्टिसिपेटरी पॉलिसी बनानी होगी जिसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन इक्वल हो, ताकि ये डिसाइड हो सके कि हम जो एक्शन ले रहे हैं वो जस्ट फॉर टाइम बीइंग एक ऐसे ही बोलते हैं ना फॉर्मेलिटी नहीं कर रहे हैं, उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा पोल्यूशन कम करने में। हमें मॉनिटरिंग और टाइमली जो प्रॉब्लम्स है, सिटीजन्स की जो कंप्लेंट्स होती हैं उनको हमें रिजॉल्व करना होगा, जिससे सिटीजन ट्रस्ट और ज़्यादा बढ़ सके। ठीक है, अब देखते हैं द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल डायरेक्टिव ऑन व्हीकल एज लिमिट्स इन एनसीआर अप्लाइज टू डीजल व्हीकल 10 ईयर ओल्ड, पेट्रोल व्हीकल 15, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऑफ एनी एज। ऑब्वियसली इन इलेक्ट्रिक व्हीकल में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो 1 और 2 इसका सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट्स आर मेजरली कंट्रीब्यूटर ट्रांसपोर्ट एमिशन, PM 2.5, सल्फर, नाइट्रोजन, दोनों, मतलब ये ऑल 3 हो गया। ठीक है, आप देख रहे हैं किस तरीके से आप इजीली कर पा रहे हैं। ये मेंस के लिए आपका एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको आप एक बार पढ़िए, आप आसानी से चैलेंजेस को देखिए। हमेशा एक चीज़ को ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए कि आर्टिकल का सिंपल मतलब कभी भी आप मैं 99% भी नहीं कह रहा हूँ, 100% कह रहा हूँ मैं कि कोई भी आपसे क्वेश्चन अपने आप में एक डिमांड करता है कुछ लिखो, और कुछ लिखोगे तो व्हाट क्या लिखोगे जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो आप फीचर्स बताओगे क्वेश्चन पूछा गया है, या तो चैलेंजेस हाईलाइट करोगे, या तो आप सोल्यूशन दोगे। तो आप नोटिस करिए आर्टिकल को जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इन्हीं सब फॉर्म में कर रहा हूँ, जिससे आपको एक प्रॉपर आइडिया लग सके। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।